हेलो बच्चों, तो चलिए आज का डेली क्यूज जो हमेशा 10 बजे लगभग वीडियो लोड हो जाता है, कभी अधिक समय भी लग जाता है, तो 10 से 10:30 बजे के बीच में हमारा वीडियो डेली क्यूज का 10 PM पे लोड होता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है जो खींचा जाता है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर से खींची जाने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी द्वीप श्रृंग नदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्रृंग थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध या फिर कहिए संस्कृत या उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव, हाँ उस रूप में हो गया है। तो किलिमंजारो एक श्रृंग है या पिक बोले या फिर चोटी बोले। ठीक है, किलिमंजारो एक चोटी है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। किलिमंजारो तंजानिया देश अफ्रीका महाद्वीप की एक पर्वत चोटी है जो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। न्यायमूर्ति भगवती श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। भारत में चलित न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले 2007 में हरियाणा में मेवात में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो ऑप्शन सी होगा, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है। भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन कर 21 से जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, टेस्ट ट्यूब परिवर्धन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि क्या कह रहा है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। एक प्लाज्मा है, तो कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण ही होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, कॉस्मिक विकिरण मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों एवं गामा रे प्रोटॉन भी होते हैं। तो आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सोडियम, प्लूटोनियम, पोटेशियम, यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, तो ये ऑप्शन बी होगा, प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए नाभिकीय बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। आइए देखते हैं 8 नंबर क्या है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान, परमार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे ये चंदेल शासक। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया। खजुराहो चंदेल की राजधानी भी
राजधानी थी। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। आइए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नासरुद्दीन मोहम्मद, अली मर्दान, मलिक जानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये शायद मलिक जानी होना चाहिए, कंफ्यूज। ठीक है, आइए देखते हैं 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में टेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ये होगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया हुआ। 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। यरवद्दा जेल में, नैनी जेल में, सी है अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए जाते ही गांधी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पुनः स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, AW, CAW, CBW। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन ए, CWG। बिहार के उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। यहाँ की जलवायु पर मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है, अतः ये मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। तापमान व वर्षा के ऋतुवत विवरण के आधार पर कोपेन महोदय ने बिहार को शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार CWG से प्रदर्शित किया है। कोपेन महेंद्र महोदय ने संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क, प्राचीन जलोढ़क या लाल मिट्टी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़क मृदा का निर्माण बहते हुए जल द्वारा लाए गए तलछट से होता है। बिहार के कुल भूभाग के 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, तो वो भी देख ही लेते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण आदि जिलों में उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी पाई जाती है ना। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। 1959 के समझौते के आधार पर इसका लाभ नेपाल को भी दिया जा रहा है। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग नेपाल में है, इसलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2 मुख्य नहर का निर्माण किया गया है। पहला है पूर्वी त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर, उसी को बोलते हैं। तो पूर्वी वालों को तिरहुत नहर भी बोलते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। पश्चिमी त्रिवेणी नहर या फिर सारण नहर। त्रिवेणी नहर प्रणाली के अंतर्गत 2 अन्य नहर नेपाल में जाती है, जिन पर 15-15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जिसका संपूर्ण लाभ नेपाल को मिलता है। इस प्रकार से आज का हमारा 15 क्वेश्चन का डेली क्विज पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों।